चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ते चल रहे हैं। नीलम जी गुड इवनिंग, पूनम यादव जी गुड इवनिंग। यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों पर ये क्लास चल रही है, तो मैं आप पहले मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? चलिए भागरथी जी, कुमारी आरती जी, सभी को गुड इवनिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे बॉटनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, जिसमें हम पीजीटी, टीजीटी लेवल, संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, साथ ही साथ हम तमाम एग्जाम जो बॉटनी से रिलेटेड होते हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, तो आप सभी लोग बढ़िया आराम से पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़कर आइए। एक बार अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा पीजीटी बॉटनी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको 19 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको लेकर पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। डेली क्लास चलती है, उसमें टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी मतलब 6 से लेकर 10th क्लास तक की तैयारी कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बॉटनी भी मिल रही है, फिजिक्स भी मिल रही है, केमिस्ट्री भी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है मात्र 499 रुपये में। तो इतना अच्छा मौका है कि भैया जो टारगेट करने वाले हैं 19 जुलाई, तो वो सभी लोग भी परचेज कर सकते हैं। आगे वाले अगस्त वाले भी परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, कंप्लीट साइंस, अगर आप साइंस में कुछ भी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर ये कोर्स। और बॉटनी का हमारा सिंपल चल रहा है, जनरल बॉटनी भी चल रहा है। साइंस की रामबाण बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रही है दोस्तों। और ये रहा संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा। तो इतना सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। हाँ नीलम जी, कल अच्छा आज अपलोड हो जाएगी वो कल वाली क्लास 9 बजे वाली, आज अपलोड हो जाएगी, और वो भी मिक्सअप होके दोनों क्लासों को एक साथ टू द पॉइंट MCQ करके आ जाएंगे। ठीक है, साइंस वाले में ऐड करवा दिया मैंने आज। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कियाँ बंदूक चल चुकी है, अब आपके सामने पहला प्रश्न आने वाला है। सब तैयार हैं? चलिए ओके, सभी लोग तैयार हैं, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए तो सभी लोग अब ध्यान दीजिए, हमारा जो अब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, आज तीसरी क्लास है पीजीटी का। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है? जल्दी बताइए। ये प्रैक्टिस सेट चल रही है, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से यहाँ पर फोकस कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और थोड़ा लेवल भी आपका पीजीटी लेवल है, तो सभी लोग। और जनरल साइंस की हमारी 9 बजे क्लास चलती है, और डेली 3 बजे हमारी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है, तो आप सभी लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्वरा जी का आंसर आ गया, पूजा जी का आंसर है, नीलम जी, कुमारी आरती जी। यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए सी आंसर आ रहा है, उषा मीना जी का आंसर भी आ चुका है, माही कुमारी जी का आंसर है। चलिए सांगवी जी का। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा कंजुगेशन। जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, तब वहाँ पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाया था। तब मैंने बताया था कि एक संरचना होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं ये लोग, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका आदान प्रदान करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। चलिए देखिए ऐसे, ये देखिए, इसे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो कंजुगेशन की जो प्रोसेस करते हैं, संयुग्मन बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुग्मन बोलते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कंजुगेशन मतलब आपका संयुग्मन। और याद रखना, इसके तहत बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर, जो जीन दाता है उससे ग्राही की ओर, दाता कोई इनमें से एक है, एक क्या, ये देखो रिसीप्टर है, और ये क्या है? डोनर, दान देने वाला, सेक्स फैक्टर के रूप में पाइलस के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। तो याद रखना, ये जो पाइलस है, पाइलस ये संरचना है, यही क्या करती है? इनमें जीन का आदान प्रदान करती है। मैं जब बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तब आपको ये भी बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए, जिसे क्या नाम दिया जाता है? प्लाज्मिड दिया जाता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। याद रखना, आपके सिलेबस के अंदर अनुवांशिकी भी शामिल है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगी। हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ चुके हैं।
तो इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड बहुत काम में आता है आगे चल के। जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो मैंने आपको वो भी पढ़ा रखा है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी में, वहाँ पर आपने देखा है क्या करते हैं, दवाई बनाएंगे तरह तरह की। तो ये बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में डेवलप करके, ग्रो करके कई सारी दवाइयाँ, डायबिटीज़ से लेकर सभी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। क्लियर? तो ये भूलना मत पेपर में आवाज आए तो। बताओ मुझे पक्सीनिया के टेल्यूटोस्पोर हैं, बताओ जो पक्सीनिया हैं उसके अंदर जो टेल्यूस्पोर होते हैं, मतलब जो उसकी संरचना होती है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो कैसे आंसर दे पाओगे? चलो मैं आपको बताऊंगा, पेपर में तो आएगा। मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, मतलब उसमें सिंगल कोशिका पाई जाती है, डबल कोशिका पाई जाती है, या फिर एकल कोशिका लिखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। पक्सीनिया के जो टेल्यूटोस्पोर रहते हैं, बीजाणु टाइप की संरचना है, वो एक हैं या दो हैं? चलिए समय निकलते जा रहा है, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी 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 इज द राइट आंसर आ जाएगा। डाइकैरियोटिक, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? डाइकैरियोटिक इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, दो होते हैं। चलिए भाई बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद, स्वागत है सभी लोगों का। देखो अब मैं आपको चित्र दिखा दूँ, आपने कभी ना देखा हो तो देखिए। अब ये जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये टीजीटी, पीजीटी और संविदा शिक्षक वर्ग 2 इन लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। लेकिन साथ में जनरल क्वेश्चन जो मैं आपको 9 बजे पढ़ाता हूँ वो वाले भी आपको पढ़ते चलना है। तो जिनका प्रॉपर बॉटनी है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप पेपर उठा के देख लेना। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आप अगर सरल सरल पढ़ के भी चले गए ना तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने जो पढ़ाया है एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा 19 तारीख के पेपर को देने से पहले। तो देखो पक्सीनिया में क्या होता है, टेल्यूटोस्पोर, लंबी धुरी वाले, ये देखो आप लंबी लंबी धुरी वाले देख रहे हैं, आकार की द्विकोशिकीय, ये दो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इनको बोला जाता है टेल्यूटोस्पोर। याद रखना, एक बीजाणु बनाने वाली दो कोशिकाएं, बीजाणु मतलब स्पोर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्पोर पीछे लगाए ना, तो लंबी लंबी पूंछ जैसी संरचनाएं जिनमें स्पोर बनाए जाते हैं, जो एकल कोशिका वाले डंठल की मदद से माइसेलियम से जुड़ी होती है। तो याद रखना, ये देखो माइसेलियम, इसका जो निचला हिस्सा है इससे क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इतना आपको याद रखना है, दिक्कत खत्म। ठीक है, अजय आलम जी स्वागत है आप सभी लोगों का। बिहार टीजीटी पीजीटी वाले विशेष आपका पेपर है, ध्यान देना, तो फोकस करना। आपका प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूं। अगर इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो ये वाले नंबर पर 7509985404 पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बताइए, टेरिडोफाइट्स में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह से विकसित होती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सारे लोग आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग ऊगेमस शब्द से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसे। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स में यदि बीजाणुधानी में, इसका भी मतलब बताऊंगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, अनिकेश जनन क्या होता है, इस सब पे हम, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इन पे बात करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूस्पोरेंजिएट। याद रखना, जब टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानी कोशिका समूह, जब बीजाणुधानी जो रहती है, हमने देखा था स्पोर जहाँ पर बनते हैं, आर्किगोनियम वाला भाग, जो अलग अलग भाग देखा था हमने। तो याद रखना, जब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? यूस्पोरेंजिएट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विषम बीजाणुधानी, सब बता देता हूँ। देखो टेरिडोफाइट्स में आप पूरा फोकस करना। अभी कौन फ़ोन लगा रहा है, थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे, आप ध्यान देना। टेरिडोफाइट्स में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह से विकसित होती है, मतलब बहुत सारी कोशिका से, तो उसे स्पोरेंजिएट बोला जाता है। अब बस आपको इन शब्दों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फोकस करना सभी लोग। अब आप बोलोगे सर लेप्टोस्पोरेंजिमेंट क्या होता है? तो इसमें छोटे बीजाणु एकल प्रारंभिक कोशिका से विकसित होते हैं और एक निश्चित संख्या का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, संख्या एक निश्चित होती है। ठीक है, और छोटे बीजाणु होते हैं। अब यहाँ पे विषम बीजाणु भी में हमने देखा था, दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया में हमने देखा था, एक तो लघु बीजाणुधानी और एक गुरु बीजाणुधानी थी। जहाँ पर हमने देखा था मादा वाला भाग कैसा था, बड़ा था,
और मेल वाला भाग कैसा था, छोटा था। तो उसको क्या बोला जाता है, ऊगेमस, विषम बीजाणुधानी बोलते हैं। पार्थिनोजेनेस क्या होता है, जब प्रजनन का एक रूप जिसमें एक अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित किए बिना भ्रूण में विकसित हो जाता है, मतलब बिना बीज का फल बनेगा। यहाँ पर बिना बीज का फल, बिना बीज का फल क्यों, क्योंकि हमारा परसों से हमारा ये स्टार्ट होने वाला है चैप्टर, ध्यान देना। बिना बीज का जो फल रहता है, 1 मिनट रुको मैं इसको चालू कर दूं, किसी का कॉल आया तो कट गया। चलिए आप ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पार्थिनो अगर आपसे पूछे तो ऐसा जनन होता है जिसमें क्या होता है, अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित किए बिना ही भ्रूण बना देता है। तो ऐसे में बीज नहीं बन पाते, ओव्यूल नहीं बन पाता, बीजांड नहीं बन पाता, ये आपको याद रखना है। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, सभी को चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, बस पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पूछा गया है। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं। मतलब इनके सारे के सारे पौधे अब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उनके अंश बचे हुए हैं जिन्हें हम जीवाश्म बोलते हैं। बताओ जल्दी से, पढ़ाया है मैंने, गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोगों का 19 तारीख को एग्ज़ाम है वो सभी लोग पूरे के पूरे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अभी मौका है। आप अगर इंतज़ार करोगे तो कैसे पास होगे, तो पीजीटी टीजीटी वाले खासकर। चलिए भैया, स्वरा जी का आंसर आ गया, शिवानी जी का, कुमकुम जी, कुमारी आरती जी, सांगवी जी, सबके आंसर मुझे दिख रहा है। पूनम यादव जी, मनसाराम जी, उषा मीना जी, अजय जी। चलिए भागीरथी पानसे जी का भी आंसर आ गया और बिल्कुल राइट आंसर है। हमने अलग अलग साइकेडेल्स पढ़ा था, कोनीफेरल्स पढ़ा था, यहाँ पे जिकंगो हमने पढ़ा था। याद रखना साइकेडोफिलिकेल्स, यहाँ पर हमने साइकेडोफिलिकेल्स, इसके अंतर्गत अनावृत जिम्नोस्पर्म के अलग अलग 3 पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने पहला ही पढ़ा था साइकेडोफिलिकेल्स, जिसके अंतर्गत हमने देखा था सारे के सारे जीवाश्म ही आते हैं, मतलब जो समाप्त हो चुके हैं। चलिए देखो, ये देखिए इस प्रकार से साइकेडोफिलिकेल्स अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म का वह समूह है जिसके अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं। इन्हें किसके नाम से जानते हैं, सीड फर्न के नाम से, बीज फर्न के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, साइकेडोफिलिकेल्स जिम्नोस्पर्म का एक विलुप्त क्रम है, ये विलुप्त हो गया कई साल पहले। ये था जो कार्बोनिफेरस युग में जब कोयला बना था, काल में फले फूले, और इस काल में जीवाश्म फर्न के पत्तियों में इतनी समृद्धि थी कि फर्न का युग ही माना जाता था। फर्श की जगह फर्न कर लेना। उनके पास फर्न और बीजीय पौधे दोनों की विशेषताएं थी, जिनके अंतर्गत वे बीज के माध्यम से प्रजनन करते थे और फिर फर्न जैसी पत्तियां बनाए रखते थे। मतलब ये मॉस और बीज दोनों के गुण रखते थे, याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया था, क्रिप्टोगेमस पौधे समाप्त हो चुके थे, अब बीज आ गए थे उनके अंदर और वो फिनोरोगेमी के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। हमने क्रिप्टोगेमी और फिनोरोगेमी अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, लिविंग जीवाश्म, बिल्कुल। इसके आगे वाला हमने देखा था, उसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी भी वर्तमान में कुछ पौधे हैं, जैसे साइकस वगैरह हमने देखा था। सबसे छोटा कौन सा था बताओ, सबसे छोटा कौन सा पड़ा था? जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट बताइए, शरीफा, सीताफल, एनोना स्क्विमोसा इसका नाम होता है। क्या है इनमें से, कौन सा फल है बताइए? शरीफा। ये एप्लीकेशन पर परसों से स्टार्ट हो जाएगा शरीफा, आपको पता चलेगा फल कैसे बनते हैं, फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, याद रखना। तो सभी लोग अच्छे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और पूरी ईमानदारी से पढ़ना। चलिए, सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पूनम जी, मनीषा जी, इधर कुमारी आरती जी, सुषमा जी, हाँ जामिया पिग्मिया, बहुत बढ़िया। सुषमा जी ने आंसर दे दिया था पुराने मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया। इधर यूट्यूब पर भी आंसर आ रहे हैं, यूसा मीना जी, मनीषा जी। चलिए, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, देखो अगर आपका पेपर है 19 तारीख को, 19 जुलाई, बिहार पीजीटी टीजीटी वाले, बिल्कुल बिना सोचे, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा सोच विचार में, सर मुझसे कॉल आए कल 4-5 लोगों के, सर लें या ना लें, भाई 400-500 रुपये के चक्कर में आप अपने पेपर को ख़राब कर रहे हो, उससे ही आपका भविष्य बनने वाला है। तो हम चाहते तो फ्री में ये दे नहीं सकते, क्योंकि एप्लीकेशन वाले ने बाउंडेशन दे रखी है, क्योंकि हमने उसमें 400-500 वीडियोस दे रखे हैं। इतने सारे वीडियो की कम से कम प्राइस ही इतनी रहती है, इसीलिए हमने 499 किया है। और आप इस नंबर पर 7509985404 पर संपर्क करके उसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा, अगर आप टीजीटी वाला कोर्स खरीदते हैं या जनरल साइंस वाला खरीदते हैं तो आपको उसमें कंप्लीट बॉटनी भी मिल रहा है। याद रखना, पीजीटी वालों को अगर कोई टीजीटी वाला पीजीटी भी दे रहा है तो वो टीजीटी में उसका पीजीटी भी कवर
कवर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया मेरी बात। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं शरीफा, सीताफल कैसा फल है? पुंज फल है। सी इज द राइट आंसर। चलिए जितने लोगों ने सी लगाया है बधाई के पात्र हैं भाई साहब। चलिए हम लोगों को भी टीजीटी पीजीटी का लेना। नहीं स्वराज जी, आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, अब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। जितने लोग एप्लीकेशन पे, मैंने ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि सबका फ़ायदा होगा जितने लोगों ने परचेज कर रखा है। चलिए आप लोग वाले मत खरीदिए, जिन्होंने नहीं खरीदा मैं उनसे बोल रहा था। अब आगे ध्यान से सुनना, पुंज फल का मतलब क्या होता है? आगे वैसे मैं इनको पढ़ाऊँगा आपको पूरा का पूरा, 2-3 दिन में आपका एप्लीकेशन पर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। भ्रूण एम्ब्रियोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता, वो हम पढ़ेंगे। पुंज फल का मतलब होता है कि देखो जो फूल रहता है उसमें एक ही अंडा से बनता है। कल मैं फूल पढ़ाऊंगा, फ्लावर रहेगा 3 बजे वाले एप्लीकेशन वाले पे। तो फूल में जो अंडा से वाला भाग है ना, इसमें बहुत सारे अंडा से निकल के आ जाते हैं और बहुत सारे अंडा से जब एक फल बनता है, ऐसा फल पुंज फल कहलाता है। देखिए, अरे ये क्या है? तो देखो ये मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये है बिहार पीजीटी वाला बॉटनी। याद रखना, आप सभी लोग चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो इस नंबर पे संपर्क करके। नंबर अभी बताऊंगा। सीताफल, शरीफा, जिसे एनोना एस्किमोसा, ये नाम याद रखना। कभी कभी एनोना एस्किमोसा भी दे देगा तो आपको समोसा याद आएगा, याद रखना, लेकिन ये नहीं आएगा। इसको सीताफल तो खाया होगा सब लोगों ने। वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। ये पुंज मतलब एग्रीगेट फ्रूट्स है और पुंज फलों का विकास बहुअंडपी इस देखो यहाँ पर ऐसे एग्रीगेट आ रहे हैं, याद रखना। पृथक अंडप से, ये अलग अलग अंडप बन रहे हैं से होता है। इनमें एक पुष्प से अनेक फल बनते हैं। इसमें फलस्वरूप फलों का एक समूह बन जाता है। इन्हें पुंज फल कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, चंपा, क्लीमेटिस आदि। शरीफा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का फ्रूट्स है। ये आपको देखने मिल जाएगा, सब जगह आप तो मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हिंदी नहीं पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रीगेट पुंज फल आ जाएगा। जब मैं फल पढ़ाऊंगा तो आपको कंप्लीट ये कवर करा दूंगा परसों। चलिए उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। इन चीज़ों को, इनका पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगा। 1, 2, 3 तीनों आपके ग्रुप में डाल दूंगा मैं, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा आज पक्का। चलिए नेक्स्ट बताओ, क्षीर कोशिकाएँ पाई जाती हैं। क्षीर को इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं लेटेक्स बोलते हैं इंग्लिश में क्षीर को। जल्दी से बताइए, क्षीर कोशिकाएं, लेटेक्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? समय हाथों से निकला जाए फिर दोबारा ना आए। और आज की 9 बजे वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेल के 200 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं करंट में और इससे पहले। तो वो क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैंने सेल आपको एप्लीकेशन पर डिटेल में पढ़ा दिया है। उसको पीजीटी, टीजीटी, संविदा शिक्षक और तमाम जितने भी कोर्स चल रहे हैं हमारे, उन सभी के स्टूडेंट को पढ़ना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको नहीं पता तो याद रखना, जो लेटेक्स से रबड़ प्राप्त की जाती है वो छाल से प्राप्त की जाती है। देखा है क्या किसी ने? देखा है? नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। ये देखिए, ये देखो, आपने देखा अगर केरल में होगी ना, केरल रबड़ उत्पादन में बहुत ज़्यादा नंबर 1 है भारत के अंदर, याद रखना। तो ये जो रबड़ उत्पादन है वो कहाँ से होता है? तो जो लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स, आइसोप्रेन, नियोप्रेन, मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ा रखा है आपको। लेटेक्स क्षीर कोशिकाएं प्रायः कहाँ से प्राप्त होती है? छाल में ऐसे कट लगा देते हैं और वहाँ से ये निकलती रहती है। एक दूधिया रंग का द्रव होता है और इसमें 90% प्रोटीन होता है। इस पौधे में द्वारा ये किससे होता है? इस रबड़ इसी पौधे से प्राप्त होता है। लेटेक्स, हेविया लेटेक्स बोला जाता है। हेविया नामक वृक्ष की छाल से क्या होता है? रबड़ प्राप्त किया जाता है और रबड़ में वल्कनाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा उसको टाइट किया जाता है सल्फर मिलाकर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? प्राप्त होता है। इसमें एल्कोलाइड्स, स्टार्च व शुगर भी होता है। ओ हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, स्टार बना रहा हूं मैं। अफीम ची आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी में बट समझ में नहीं आया था, आप समझ में आ गए? हाँ, सब समझ में आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अफीम एक लेटेक्स उत्पाद है। ये लो, मैं स्टार बना रहा हूँ भाई साहब। आपने देखा होगा अफीम सुना होगा। नशा करने के लिए लोग यूज करते हैं अफीम। रेव पार्टियाँ चलती हैं, बड़े बड़े लोग पार्टियाँ करते हैं, उनमें अफीम लेते हैं। तो वो अफीम क्या, एक तरल पदार्थ है जो ओपियम से प्राप्त होता है। मतलब इसके पेड़ का नाम क्या है? ओपियम से प्राप्त होता है, याद रखना। और जो रबड़ होता है वो लेटेक्स से प्राप्त होता है, याद रखना। और पेड़ का नाम क्या आ जाएगा? हेविया। क्लियर? इतना मैं आगे बढ़ने वाला हूँ।
सर आपकी सारी क्लास हेल्पफुल है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपसे मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन पर इतना कंटेंट दिया है मैंने और इतना देते जा रहा हूँ आप सब लोगों को कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एक भी एग्ज़ाम में। अब जो 9 बजे वाली सीरीज चल रही है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर के टाइम पे आपको पता लगेगा। चलिए जल्दी से बिहार पीजीटी टीजीटी सभी लोग, पीजीटी टीजीटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 19 तारीख को 4.0 की वैकेंसी आ चुकी है। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, तो अब अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। मैंने पहले की चीज़ें पढ़ा दी हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई है, रिवीजन चालू कर दो आप, उसमें लाइट वाला चैप्टर चालू करते हैं कभी भी, विद्युत। चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर दो। यूट्यूब वाले भी क्या कर रहे हैं, लाइक करते चलो जल्दी से और आंसर दो सभी लोग। चलो भाई नीलम जी का आंसर आ गया, सांगवी जी का, कुमारी आरती जी का। क्या लिखा है भैया, एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग पौधों के फूलों के बीच, एक ही प्रजाति, मैं हूँ एक फूल और मेरे जैसा एक और एक फूल है, 2 फूल हैं, तो अलग अलग प्रजाति के नहीं हैं हम सब, ध्यान देना, 2 अलग अलग प्रजाति के पौधों के फूलों के बीच। अरे यार क्वेश्चन समझो दोबारा, 2 अलग अलग पौधों के फूल, याद रखना मैं अलग हूँ और मेरे सामने कोई अलग है, मेरा क्लोन नहीं है, अलग है, तो हम दोनों अलग अलग पौधे हुए, उनके फूलों के बीच परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा है, बताइए भाई। सभी लोगों के आंसर आना चालू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ अभी देखो, अभी डेट आ चुकी है 4.0 की, अभी डेट आ चुकी है, उसके फॉर्म वगैरह का अभी पता लग जाएगा कि कब कैसा क्या होने वाला, उस पर मैं आप वीडियो ले आऊँगा आपको 1-2 दिन में। चलिए तो भैया एक ही प्रजाति के 2, एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधों, मैं सही बोल रहा था यार, एक ही प्रजाति मतलब एक ही जैसे 2 पौधे हैं, उनके जब अलग अलग फूलों में क्या होगा, परागण होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो याद रखना जेनोगेमी कहलाएगा। अब आप बोलोगे जीटोनोगेमी क्या होता है, हाइब्रिड्स क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनोगेमी, जेनोगेमी, जेनोगेमी। चलो मैं बता देता हूँ, सबको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, पेपर में पूछ लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको भी लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, बाद में उन्हें, बहुत सारे स्टूडेंट तो बेचारे इतने भोले रहते हैं कि उन्हें कुछ भी पढ़ा दो पढ़ते जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। कल मेरे पास एक कॉल आया, पूरी बात ही नहीं हो पाई उनसे, उन्हें, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता व्हाट्सएप पे कैसे बात करें। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल मैंने जो नंबर दिया है ये नंबर, इस पर आपको कॉल करके, जो नंबर है 9985-404, मैसेज करना है आपको, हाय लिख के। उन्हें ये पता नहीं था मैसेज कैसे करना है, तो नॉर्मली मैसेज में हाय लिख दो, तो हम लिंक देंगे, उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहीं पेमेंट करके आपका पूरा पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो उसमें लोड नहीं लेना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ही प्रजाति की बात की जा रही है कि 2 अलग अलग पौधे, मान लो एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, दोनों फूलों के बीच परागण की प्रक्रिया को जेनोगेमी कहा जाता है। याद रखना, परागण, पॉलिनेशन हम परसों से पढ़ना चालू करेंगे एप्लीकेशन पर। तो मक्खी के द्वारा, दूसरे चीज़ों के द्वारा ये क्या होता है, जाता रहता है। याद रखना, यह एक फूल के परागकोश से दूसरे पौधे के वर्तिका तक, ये क्या है वर्तिका, क्या है परागकोश, कल वाले दोपहर के 3 बजे वाले लेक्चर में आपको पूरा पता लगेगा, क्योंकि कल मैं आपको फ्लावर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, स्थानांतरण प्याज में भी ऐसी होता है। और ये पौधा देख रहे हो अब देखो ये तो हो गया जीनोगेमी। अब जीटोनोगेमी क्या होता है, टो लगा दिया बीच में, टो, तो एक, अब देखो टो लगने से कितना फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे जेनो और यहाँ पे जीटो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फूल के परागकोश से उसी पौधे में, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एक ही पौधा है, उसी पौधे के अंदर पूरा काम चल रहा है। दूसरे फूल की वर्तिका तक परागकण का स्थानांतरण एक पर परागण की तरह कार्य करता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से ऑटोगेमी के समान होता है। ऑटोगेमी मतलब यहाँ पर आप देखोगे एक ही फूल में दोनों अंग उपस्थित होते हैं, नर और मादा वाले, बाईसेक्सुअल बोला जाता है इसे। असेक्सुअल वाले में क्या होता है, एक ही ऑर्गन उपस्थित होता है, कल मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स हैं बिल्कुल, स्टिग्मा, स्टाइल और ये सभी बहुत बढ़िया, मतलब अपन देखेंगे बाह्य दलपुंज देखेंगे, वर्तिका देखेंगे, वर्तिकाग्र देखेंगे, सब कुछ हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे एप्लीकेशन पर। 4.0 का फॉर्म जुलाई से स्टार्ट होगी, बिल्कुल हाँ जुलाई से स्टार्ट होगी, और कहने में आ रहा है कि जल्दी एग्जाम भी ले सकते हैं वो, अगस्त सितंबर के बीच में ही। देखो अब ये क्या आ जाएगा,
क्लिस्टोगेमी क्या होता है? तो कुछ पौधों का एक प्रकार का स्वचालित स्वपरागण होता है अपने ही अंदर, जो गैर खुलने वाले स्वपरागण वाले फूलों का उपयोग करके बढ़ सकते हैं। तो याद रखना, मतलब पौधे में क्या होता है, खुद के ही अंदर पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। पौधे के अंदर कुछ भाग बनता है, खुलता है, ये मैं वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। क्लियर? तो आप इनको एक बार अच्छे से इसमें रीड भी मार लेना, ऐसा मत सोचना कि सर ने पढ़ा दिया काम खत्म। ये वाला कौन सा? तो ये याद रखना, जेनोगेमी और जीटेनोगेमी अब आप समझ चुकी हैं। नेक्स्ट बताइए मुझे, पौधे में केंद्रक विहीन कोशिका का एक उदाहरण है। ये तो गलत मत करना यार, बिहार टीजीटी पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। अच्छा, म्यूसिया इंडिका में जीटेनोगेमी होता है, बिल्कुल सर। अच्छे से 4.0 की तैयारी करवा दो, बिहार के सारी सीट आपकी कोचिंग से होंगे। बिल्कुल, देखो तैयारी पूरी ईमानदारी से करवा रहा हूँ मैं, पेपर तक लगातार आपको पढ़ाते रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू की डेट आनी है, कब से नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा इंटरव्यू कब लेंगे। चलिए, सभी लोगों के यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ गए भैया। विमल कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, पूनम जी, गौतम जी, माही जी, और इधर एप्लीकेशन पे सब लोग जुड़े हुए हैं और सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अरे यार, कितनी बार पढ़ाया है मैंने, फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर जो फूड को लाने ले जाने के लिए काम करती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि वो फूड को लाने ले जाने का काम करती है। तो मैंने बताया था फ्लोएम, और अगर डिटेल में पढ़ना है ये सारी चीज़ें तो ये 7509985404 पर आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको लिंक आएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखो, अब पौधे में केंद्रक विहीन कोशिका समझना जिसको नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके 4 पार्ट पढ़ाए थे आपको। जब मैंने पढ़ाया था फ्लोएम तो मैंने आपको शीप ट्यूब पढ़ाई थी, याद रखना, और यहाँ पर हमने कंपेनियन सेल पढ़ाई थी, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी पढ़ा था हमने। ये साथी कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल, इन सभी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखो दोनों के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन दोनों के अंदर केंद्रक दिख रहा है, लेकिन अंदर वाली जो संरचना आप देख रहे हो इसे सीव ट्यूब बोला जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? केंद्रक विहीन कोशिका का एक उदाहरण फ्लोएम में पाई जाने वाली परिपक्व छलनी ट्यूब है। अब इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना हमारी आरबीसी से की जाती है, हमारी आरबीसी से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि हमारी मनुष्यों की आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। छन्नी ट्यूब फ्लोएम की एक लंबी जीवित कोशिका है जो पत्तियों में, फलों और जड़ों तक भोजन का संचालन तथा परिवहन में मदद करती है। इस कोशिका का केंद्रक खंडित हो जाता है और परिपक्वता पर लुप्त हो जाता है। स्टार्टिंग में बनता है, फिर आगे खत्म हो जाता है। तो याद रखना, जो फ्लोएम है उसकी सीव ट्यूब के अंदर केंद्रक नहीं होता है, जैसे हमारी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। सिर्फ 2 ऐसी कोशिकाएं, हमारी और पेड़ वाली, जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, बाकी सभी में केंद्रक होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल केंद्रक ही होता है। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ने वाला हूं अब मैं, इतना सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताइए, कसाविक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, मतलब फ्लेजिला जो तंतु रहते हैं उनका किसमें अभाव रहता है। ऐसा इनमें से कौन सी शैवाल है जिनके अंदर आपसे पूछा जा रहा है, जिनके अंदर चलने की संरचना नहीं होती है, खुद ही मटकते रहते हैं। समय निकलते जा रहा है, सभी लोग बढ़िया लाइक भी करते चलिए यूट्यूब वाले। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 3 बजे हमारी एप्लीकेशन पर क्लास रहती है, ये भी आपको डेमो तरीके से ही मिल रही है। एप्लीकेशन की क्लास है, एप्लीकेशन पे चल रहा है, ये पूरी प्रैक्टिस सेट पेपर तक चलेगा आपका। चलिए, समय आपका निकलते जा रहा है। चलिए, अब आपका समय होता है समाप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया नील हरित शैवालों के अंदर ये देखो साइनोफाइसी आप देख पा रहे हो, साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी जो रहता है, नील हरित शैवाल होता है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का तंतु या फिर आप बोलोगे कसाविका नहीं पाई जाती है। फियोफाइसी में पाई जाती है। क्या आप पता पाओगे फियोफाइसी में किस रंग का शैवाल पाया जाता है? अगर मुझसे आपने पढ़ा होगा, इतना इजी और सरल क्वेश्चन तो बता दोगे। कल भी मैंने आपको बताया था एल्जेनिक अम्ल, एल्जेनिक अम्ल, कल से मैं इसमें इंग्लिश भी डलवा दूंगा, ठीक है।
इंग्लिश में भी डाल दिया करिए हिंदी में। हाँ चलो, कल से मैं इसमें इंग्लिश भी ऐड करवा दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुषमा जी ने तुरंत आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। फियोफाइसी, रोडोफाइसी में रेड होता है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, चलिए पहले इसको सुन लो मेरी बात। साइनोफाइसी में कसाविक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य आमतौर पर नीले हरे शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। देखो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और पूरे के नाम मैंने बताए जब मैंने पढ़ाया था, आप जाके पढ़ो शैवाल। ये ताजे और खारे पानी में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया हैं। ये सरल विभाजन या गैर गतिशील बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। गैर गतिशील वहीं के वहीं ये वृद्धि करते हैं और जीवन चक्र के दौरान किसी भी गतिशील चरण का प्रदर्शन नहीं करते, मटकते भी नहीं हैं, जहाँ हैं वहीं हैं। देखिए, अच्छा एक मिनट, अच्छा तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा अलग अलग प्रकार के। तो फियोफाइसी में ब्राउन आते हैं, रोडोफाइसी में लाल आते हैं। चलिए, सभी के बिल्कुल सही आंसर मुझे दिखाई दे रहा है। यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं भैया। टीजीटी पीजीटी वाले, अभी भी आपके पास पेपर है, मौका है, आप लोग कोर्स में जाकर सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है? कल के लेक्चर में मैंने इसका नाम भी बताया था। अगर कल वाला मेरी ये क्लास जिसने भी देखी हो, और मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया है, उसमें तो रेंडियर मॉस पूरा पढ़ाया है। तो हिंदी माध्यम के खासकर विशेष विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। मात्र 499 रुपये में आपको फुल कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है। टीजीटी वाला, पीजीटी वाला, साथ ही साथ कंप्लीट साइंस भी मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। चलिए, चंदन कुमार जी, भागरथी पानसे जी, स्वरा जी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कहाँ से लें, तो इस नंबर से संपर्क करके 7509985404। यूट्यूब वाले भी पूनम जी और भैया गौस्तव गौरव जी भी आज जुड़ चुके हैं, माही जी भी, मनसाराम जी भी, उषा मीना जी। चलिए, पूजा जी का आंसर, मेगा जी। चलिए ओके, संघवी जी ने आंसर बदल दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल मैंने आपको बताया था क्लोडेनिया रेंगीफेरेना, क्लोडेनिया रेंगीफेरेना कल मैंने आपको चित्र भी बनाया था। चलिए देखते हैं, रेंडियर का चित्र बताता हूँ मैं आपको। देखो ये खा रहा है इस घास को, ये देखो रेंडियर भाई साहब हमारे, तो ये खा रहे हैं इस घास को, ये शैवाल को खा रहे हैं। कौन सी है ये? मॉस है ये, मॉस। याद रखना, क्लोडेनिया रेंगीफेरेना रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। कल हमने देखा था वुल्फिया मॉस, ठीक है, वुल्फ मॉस के नाम से जान रहे थे। क्लेडोनिया रेंगीफेरेना आर्कटिक भूमि में बर्फ वाले एरिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक फ्रूटिकोज लाइकेन है। क्या है? ये भी एक प्रकार का लाइकेन है, जो हमने पढ़ा था कल। वो वुल्फ मॉस भी लाइकेन था, ठीक है। यह एक कवक और शैवाल का एक संयोजन है। ये पूछ सकता है, ईमानदारी से पूछ सकता है, ये पूछा गया प्रश्न और बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम में मैंने यहाँ भी लगा दिया, उसको खाते हुए आप देख पाओ, बढ़िया भूखा ना रहे वो। जो एक सहजीवी संबंध साझा करता है और एक नया पौधा बनाता है। इस प्रजाति का नाम बारहसिंगा और करीबू जीनस रंगफिर है। ये इधर ये दोनों काट देना, ऐसा था, ये रंगफिर से आया है। तो ये किसके नाम पे आया है? बारहसिंगा और करीबू जीनस के रंगफिर, ये वहाँ पर पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनके नाम पर रखा गया है, तो याद रखना। नेक्स्ट बताइए, तो एक बार और बता देता हूँ, बिहार टीजीटी में आपको पीजीटी वाला बॉटनी भी मिल रहा है। टीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जीएस वाला पोर्शन भी मिल रहा है। तो अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मात्र 499 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपका 4.0 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाइए। बिहार टीजीटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ सकते हैं। संविदा शिक्षक एमपीटीईटी के लिए मैंने अलग से कोर्स लॉन्च किया है, उसमें भी बहुत सारी सभी चीज़ें ऐड की गई हैं और जो भी उसमें चेंजेज आते हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। 400-500 रुपये कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। अगर पास होना है तो लेना कैसे है? इस नंबर पे संपर्क करके देखो 7509985404 पर। चलिए, बिल्कुल अभिषेक जी राम राम, स्वागत है आपका। 9 बजे वाली क्लास में कंप्लीट साइंस के टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, जनरल साइंस वाले। जो आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं वो यहाँ पर बायोलॉजी वाला जो चल रहा है पीजीटी टीजीटी लेवल का। चलिए, समय होता है समाप्त। सांघवी जी, सुषमा जी आंसर आ रहे हैं। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है जीवाणु के अंदर, मुझे नहीं पता अब किसी का गलत हो, क्योंकि सिलेबस में जीवाणु ऐड है आपके में।
चलिए भाई, नीलम जी, राम भास्कर, भागीरथी जी, कुमारी आरती जी, और इधर यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो आपको पता है छड़ रूपी किस में आ जाएगा, तो छड़ रूपी आ जाएगा स्पाइरिला। स्पाइरिला में कैसे छड़के जैसे होते हैं छड़। चलो दिखा दो ना सर, देख लो, चलो ये देखो स्पाइरुलिना यहाँ दिख रहा है छड़के जैसे। कहाँ चलेगा अब, याद आ जाएगा। देखो इसमें छड़ रूपी जीवाणु को वेसिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसिलाई। छड़ वाले कौन से आ जाएंगे, वेसिलाई वाले आ जाएंगे, छड़ाकार आ जाएंगे, सर्कुलर रॉड शेप ये हैं देखो। कोको वेसिलाई आ जाएगा, स्ट्रेप्टो वेसिलाई आ जाएगा, माइकोबैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा। तो ये रॉड लाइक छड़ाकार इस तरह से छड़ के आकार के ये होते हैं। ठीक है, जीवाणु होते हैं, या तो अकेले रहते हैं या समूह में रहते हैं। या तो ये अकेले दिख रहे हैं आपको या समूह में रहेंगे। ठीक है, और स्पाइरुलिना ये स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के रहते हैं। मतलब ये कैसे रहते हैं, सर्कुलर में रहेंगे। स्पाइरुलिना वाले आ जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, और विब्रियो वाले जो हैं, विब्रियो ये कोमा के आकार के होते हैं। कैसे रहते हैं, कोमाकार होते हैं। इस प्रकार से कोमा इस प्रकार के आकार के रहते हैं, कर्व्ड फॉर्म में रहते हैं, कोमा के आकार में ऐसे। क्लियर, ये मैंने आपको बैक्टीरिया में पढ़ाया है, वहाँ जाके आप बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखो मैंने इस प्रकार से आपको वहाँ पर पूरा पढ़ा रखा है एप्लीकेशन में कि भैया जीवाणुओं की संरचना आकारकी के संदर्भ में बृहद जानकारी निम्न प्रकार दी गई। जीवाणुओं की आकृति मैंने पढ़ाया था, आकृति के आधार पर 3 प्रकार के हैं। गोलाकार जिन्हें कोकस कहा जाता है, छड़ाकार जिन्हें बैक्टीरियम अथवा वेसिलस कहा जाता है, कोमाकार, कामाकार भी बोल दो, कोमाकार स्पाइरिलम, ये पढ़ाया है मैंने। ठीक है, याद रखना आंसर सी है। सर आंसर सी होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। बेसिलाई छड़ाकार, अच्छा आंसर इन्होंने गलत लगाया है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। जितने लोग देखो इसको उसमें चेंज कर लेना, बिल्कुल बेसिलाई आ जाएगा। स्पाइरुलिना कैसा आ जाएगा, स्पाइरल में आ जाएगा, कोमाकार आ रहा है, ये ध्यान देना। ठीक है, स्पाइरुलिना यहाँ, चलो यहाँ मैं समझा देता हूँ एक बार, लो। ठीक है, तो आप देखो जो आपका गोलाकार है वो कोकस में आ जाएगा, छड़ाकार आ जाएगा बेसिलाई, और कामाकार कैसा जाएगा, स्पाइरुलम। वहाँ छड़ाकार पूछा था तो बिल्कुल ये देखो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। कोकस, ये जीवाणु गोलाकार होती हैं, कोकस के अंतर्गत आते हैं। गोलाकार नाम भी याद रख लो आपने, माइक्रोकोकस, स्टेप्टोकोकस, सैक्रीना इसके प्रमुख वंश होते हैं। ये देखो कोकी वाले आ जाएंगे, कोकी। और ये आ जाएंगे बैक्टीरियम अथवा बेसिलस। बेसिलस में ऐसे रहते हैं, ध्यान से सुनना, ये जीवाणु छड़ाकार होते हैं, लंबे होते हैं, वृक्काकार किडनी टाइप शेप होता है, जैसे बैक्टीरियम, बेसिलस एवं स्यूडोमोनास वाले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये देख लेना, ठीक है, वहाँ पर वो वाला सही कर लेना। चलिए बिल्कुल, नेहा यादव जी सी। और लास्ट एक और देख लो, स्पाइरुलिना, ये जीवाणु टेढ़े मेढ़े कामे जैसे होते हैं, कोमाकार, ये टेढ़े मेढ़े आपको दिख रहे हैं, स्पाइरुलिनम वंश के होते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ जीवाणु कुछ असामान्य प्रकार की संरचना बना लेते हैं जो सामान्य रचना से बहुत भिन्न होती है। इनको ही इनवॉल्यूशन फॉर्म भी कहते हैं। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ गया इनवॉल्यूशन फॉर्म क्या होता है, तो जब इन तीनों आकार के अलावा बैक्टीरिया कोई नया आकार धारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इतना याद रख लेना और पीडीएफ में आप एक बार अच्छे से देख लेना। मैंने पढ़ा रखा है, बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ लेना, सिलेबस का हिस्सा है। वायरस में पाया जाता है, एक वायरस में क्या पाया जाता है, ये भी वायरस भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जितने भी पीजीटी वाले हैं सभी लोग आंसर देना। देखो कवक में रहता है, कप टाइप नुमा संरचना है, इसमें उसको कोमा के नाम से बोला जाता है, कोमा। कपिल देव विश्वकर्मा जी क्या पूछ रहे हैं, सर के टीजीटी पीजीटी किया जाता है, क्या पूछ रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अगर कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या लिखा है आपने, अच्छा क्या करके टीजीटी पीजीटी, तो आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, एसटेट एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट करके 2 एग्जाम होते हैं, 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है। तो ये बिहार में चलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखते हो, मध्य प्रदेश में अलग चलते हैं, तो सभी के अंदर अपना अलग अलग चलता है, सेट के नाम से, कहीं सीटेट के नाम से, कहीं एसटेट के नाम से, तो ये आपको देना पड़ता है। ठीक है, चलो हाँ, अब आप आंसर दे बताओ मुझे, ऐसे नहीं सभी अभी नहीं, आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। चलिए भैया, चलिए
विश्वकर्मा जी, अब आप उम्मीदें समझ चुके होंगे मैंने जो कॉस्ट बताया है आपको। आप स्टेट एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं, जाना चाहते हैं अगर आप पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम देने, तो आपको पहले सीटेट एस्टेट क्लियर करना पड़ेगा। एक वायरस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए, तो डी इज़ अ राइट आंसर भाई। मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बोला था, इसकी संरचना भी आपको बना के बताई थी मैंने इस प्रकार से कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले ऊपर वाला ऐसा हेड होता है, ये वाला होता है इस प्रकार से ऐसा हेड, ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का कैप्सिड बोला जाता है, प्रोटीन का होता है। इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है और इस प्रकार से फिर इसकी क्या होती है, संरचना होती है। चलो असली में ही दिखा देता हूँ। ये देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है वायरस का। बैक्टीरियोफेज भी ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखो ऐसे रहते हैं, नहीं तो ये वायरस कहीं पर भी डले रहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं कई सालों तक। अकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, याद रखना सभी लोग, ठीक है। चलिए भैया, माही कुमारी जी ने बता दिया है कपिल जी, ठीक है आपको। हाँ, बीएड करना पड़ता है पहले, फिर एमएससी करनी पड़ती है। लो सब चीज़ तो बता दी उनने आपको, अब पूरा ध्यान दो। वायरस विषाणु में प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा या डीएनए या आरएनए या दोनों, तो या तो डीएनए या आरएनए, एक साथ दोनों नहीं आएंगे, नहीं मर जाएगा बेचारा वायरस। अविकल्पी होते हैं, अविकल्पी कोई कोशिका नहीं होती है इनमें, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेस पैरासाइट होते हैं, अकोशिकीय कोई कोशिका नहीं होती है। विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। हमारे अंदर घुस जाएगा तो प्रजनन करेगा, ठीक है। होल स्ट्रक्चर में पूछा गया था, सब कुछ होल में सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल। चलिए वायरस संरचना, वायरस रचना में प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्सिड, ये कैप्सिड कहलाता है, ध्यान से सुनना। प्रोटीन से बना होता है, इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को क्या बोला जाता है, विरियन के नाम से जाना जाता है। इसका आकार याद रख पाओ तो रख लेना, 10 से लेकर 900 मिली माइक्रोन तक होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए, दो में से कोई एक होगा, एक, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल विरियन का 6% भाग बनाता है, जबकि प्रोटीन 94% बनाता है। प्रोटीन मुख्य होता है इसमें, क्लियर। चलें आगे। हाँ, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आ जाता है, कोई भी उसमें पूछ सकता है वो, ठीक है। चलिए सर, हम बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से बीएससी करते हैं, हमें टीचर बनना है तो क्या करें। चलिए अब आपको ध्यान से सुनना, टीचर बनना है तो अभी आपको बताया गया है, आपको देखो बीएड का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर एमएससी देना पड़ेगा। आप उसमें सीटेट और एसटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, स्टेट एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले मुझे बताओ, आप मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देना चाहते हो या बिहार वाला, कौन सा देना चाहते हो। और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप हमसे आराम से इस नंबर पर 7509985404 पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको इत्मीनान से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए आप ध्यान देना, बीएड डीएड मध्य प्रदेश वाले मांगते हैं, ध्यान देना। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप टीजीटी बता दिया वहाँ पर, वो लिख के भी दे दिया नरगावे जी ने, बीएससी से टीजीटी, एमएससी से पीजीटी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, याद रखना, ये 11वीं 12वीं वाले होते हैं। और अगर आप टीजीटी की बात करें तो 6वीं से लेके 10वीं तक के टीचर आते हैं। चलिए आंसर आ रहा है, कुमारी आरती जी, पूजा मालवीय जी, सोनी जी, स्वरा जी, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए ओके, यदि एक जीव का थैलस जैसे कवक, जब एक देखो, जैसे देखो एक जीव का थैलस यहाँ खत्म हो गया, फिर जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाएगा, बताइए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सब लोगों ने आंसर दे दिया है तो याद रखना वो कहलाएगा होलोकार्पिक। होलोकार्पिक का मतलब क्या होता है, जब पूरा की पूरी संरचना होती है, पूरा का पूरा भाग एक ही जनन अंग में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पूरा एक ही बन के यहाँ से बीजाणु बनाने लगता है, उसको होलोकार्पिक के नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्मली दूसरे में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग भाग बनते हैं, फिर उनमें बहुत सारी प्रोसेस चलती है, स्पोर बनते हैं, यहाँ पर पूरा एक ही भाग बन जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग देखो,
अब जो वहाँ पर लिख के दिए हैं वो एक बार मैं सभी चीज़ें ऑप्शन को आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर भी प्रजनन की एक श्रेणी है जिसमें वनस्पति पौधों का एक भाग मूल पौधे से अलग हो जाता है और उसी प्रजाति मूल पौधे से अलग होकर बनाने को वेजिटेटिव बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। उसी प्रजाति से एक नया पौधा विकसित होता है, इसको अलग करो। कुछ कवक जैसे सिंकाइट्रियम में संपूर्ण थैलस, जो हमने अभी देखा था थैलस उनका जो भाग रहता है, ठीक है, अधिक प्रजनन निकायों में परिवर्तित हो जाता है जिसमें कायिक और प्रजनन चरण एक साथ नहीं होते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा इसी में सारी की सारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, ये कंप्लीट उसी में बदल जाता है। ध्यान देना, अलग अलग चरण नहीं होते इसमें, तो इसे क्या बोला जाता है? होलोकार्पिक कवक बोला जाता है, ठीक है। पूर्णकाय कवक फफूंद का उदाहरण है कौन सा? अगर पेपर में कभी आपसे पूछ ले तो आप लगा दोगे सिनकाइट्रियम। अब यूकार्सिक कवक क्या होते हैं? थैलस का केवल एक हिस्सा फलने वाले शरीर में विकसित होता है। होमोथैलिक का अर्थ है होमो, अब देखो एक और वहाँ ऑप्शन अलग अलग थे ना, एक यूकार्सिक था, यूकार्सिक में क्या होता है? थैलस का केवल एक हिस्सा, पूरा थैलस नहीं होता, उसका एक हिस्सा क्या होता है? शरीर में, फलने वाले शरीर में कन्वर्ट होता है। इसमें पूरा शरीर कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एक हिस्सा हो रहा है। और होमोथैलिक में क्या होता है? नर व मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही थैलस पर मौजूद होते हैं। ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन लग सकती है लेकिन 2 बार पढ़ोगे काम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन था होलोजोइक, एक प्रकार का पोषण होता है जिसमें जीव भोजन के रूप में ठोस कणों को ग्रहण करता है। तो ये होलोजोइक क्या होता है? ये पोषण है, ये जनन के तरीके हैं 3। क्लियर? पीडीएफ को एक बार मेरे पढ़ाने के बाद रीड जरूर कर लेना, ये जानकारी पेपर में आती ही आती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई शैवालों में से किसमें पाया जाता है? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं? जैसे आपने एनावीना नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम। चलिए कपिल देव विश्वकर्मा जी, बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क करिए, आपको फुल जानकारी, आप बहुत कंफ्यूज हैं, शायद आपने अभी 12वीं पास की है, आपको यहाँ फुल जानकारी मिल जाएगी। चलिए चलो भाई, सभी लोगों के यहाँ पर आंसर आने लगे हैं। राम भास्कर जी, मेघा जी, भागीरथी जी, चंदन कुमार जी और उषा मीना जी का, माही कुमारी जी का, पूनम यादव जी और मनसाराम नरगवे जी, सभी लोगों के यहाँ पर मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा करता है? तो साइनोफाइटा करता है। नील हरित शैवाल ही प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, बाकी कोई सा नहीं कर पाते हैं, याद रखना। तो रोडोफाइटा थोड़ी आएगा, रोडोफाइटा नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, यहाँ पर साइन होगा। नील हरित करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन सभी जगह। नाम बता देता हूँ मैं नील हरित के बहुत सारे। चलिए अब ध्यान देना, ये देखो इतने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें साइनोफाइटा आपका आएगा, अभी बता देता हूँ मैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक आ जाएगा, एन साइनोफाइटा, एनावीना आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि की उर्वरकता में, इन्हें जैव उर्वरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव उर्वरक। उर्वरक में मैंने पढ़ाया था, बंजर तथा ऊसर मृदा को उपजाऊ बना देते हैं, इसीलिए इन्हें जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। हेट्रोसिस्ट विशेष नाइट्रोजन फिक्सिंग कोशिकाएं हैं जो कुछ फिलामेंट्स साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाई गई हैं। इनमें नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है, ये सूक्ष्म अवयवी वातावरण बना लेते हैं। एंजाइम पूछे तो एंजाइम भी बता देना आप लोग, कभी पूछ ले कौन सी कोशिकाएं होती हैं तो आप बोल दोगे हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये थोड़े से गहराई में भी चीज़ें मैंने आपको लिख के दी हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। अंजना जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए आप। देखो शैवालों के अलग अलग प्रकार मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने शैवालों में पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पर, अगर आप एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं तो आपको फुल कोर्स मिल रहा है, सब चीज़ कंप्लीट साइंस भी मिल रहा है, टीजीटी भी मिल रहा है, पीजीटी भी मिल रहा है, संविदा शिक्षक मिल रहा है और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी का साइंस आपको मिल रहा है। रोडोफाइटा में लाल शैवाल, फियोफाइटा में भूरा और क्लोरोफाइटा में हरा, साइनोफाइटा में नील हरित शैवाल आता है। तो ये 4 तो याद रखने हैं। कैरोफाइटा अलग से पाया जाता है और युग्लिनोफाइटा युग्लिना पर पाया जाता है, याद रखना, बर्फीले क्षेत्रों पर कैरो। इतना आपको 4 तो याद रखने ऊपर वाले। नेक्स्ट बताओ, लिटमस प्राप्त किया जाता है।
अब आप जनरल नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो इतना तो आपको पता है कि भाई लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लेकिन मैंने लाइकेन आपके सिलेबस का हिस्सा है तो मैंने डिटेल में लाइकेन पढ़ाया था। वहाँ पढ़ाया था लाइकेन की कौन सी प्रजाति से बनाया जाता है। बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, सभी लोगों के यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे। माही जी, पूनम जी, अंजना जी। यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, पता लगे उन्हें। चलिए, भागीरथी पानसे जी, चंदन कुमार जी, राम भास्कर जी, सबके आंसर आना चालू हो चुके हैं। तो याद रखना, लिटमस प्राप्त किया जाता है, आप सभी को पता है, रोसेला, लाइकेन रोसेला से। ये आप देखो, जिसने नहीं पढ़ा तो वो तुक्का लगा के आएगा, लेकिन जो मुझसे पढ़ के गए हैं वो गलत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने पढ़ा था मुझसे वो गलत नहीं करेंगे। अपनी कॉपी पलट के देखना। और ये देखो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मन से नहीं बनाया। इस तरह से ये रहता है और इससे बहुत सारी पिगमेंट प्राप्त किए जाते हैं, ज्वेलरी, धागे वागे ये भी बनाए जाते हैं। लिटमस लाइकेन रोसेला, रोसेला याद रखना टिनेक्टोरिया से प्राप्त होता है। लिटमस का उपयोग अम्लता व क्षारीयता के सूचक के रूप में किया जाता है। रोसेला ट्रॉपिकल क्षेत्र के एक प्रजाति है। यह डाई, ऑर्किल और लिटमस का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो डाई होती है रंगने के काम में आती है, लिटमस पेपर बनाने में भी आते हैं। ये देखो, इससे ऐसे कपड़े बनाते हैं, इससे ऐसे धागे वगैरह। तो याद रखना, ये क्या होता है, लाइकेन रोसेला प्रजाति जो रहती है उसी से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है, जो कि अम्लता और क्षारीयता का सूचक होता है। इतना आप सभी को याद रखना है। चलिए, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके आर्चिगोनियम में कोई वेंटर नहीं होता है। वेंटर मतलब अंडधानी। वेंटर का मतलब होता है यहाँ पर जो फूला हुआ भाग बनता है ना, बीजांड वाला भाग, वो नहीं पाया जाता है, मतलब इसको अंडधानी बोलते हैं हिंदी में। चलिए पूनम यादव जी, धन्यवाद। देखिए, पेपर में सब प्रश्न आपके आएंगे, मैं सभी लेवल के अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। शाम को आपका जनरल साइंस वाला रहता है जो हर एग्जाम में आता है, जैसे बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके टॉपिक वाइज जो मैंने क्वेश्चन आपको वो कवर करा दिया है, थ्योरी, उनके क्वेश्चन ला रहा हूँ रात को। तो 9 बजे वाली क्लास मत भूलिएगा देखना। और यहाँ पर मैं बॉटनी पीजीटी टीजीटी लेवल की कवर करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जनरल वाली तो आपको कवर करा ही रहा हूँ, यहाँ पर मेन क्वेश्चन इसलिए आपको कठिन लगेंगे जो सामान्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, तो याद रखना रिक्सिया राइट आंसर है। रिक्सिया, रिंकिया नहीं, मैंने बताया था आपको, तब पढ़ा रहा था रिंकिया। निम्न में से आर्चिगोनियम में बेंटर किसके नहीं पाया जाता, ये बार बार सीधा पूछा जाता है। तो याद रखना, आर्चिगोनियम कौन सा भाग था, मादा वाला भाग था। हम आर्किगोनियम बोल रहे थे इसे, आर्किगोनियम मादा वाला भाग था। और एंथ्रेजॉइड कौन सा था, पुरुष वाला भाग था, याद रखना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ये इनकी थैलसनुमा संरचना थी, ये पूरा का पूरा ये भाग, इनमें क्या होता है, आपस में क्या होता है, गैमेटोफाइट्स मिलते हैं। तो इनमें जो बेंटर होता है, ध्यान से सुनना, ये देखिए बेंटर, बेंटर नुमा जो संरचना होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडधानी। अंडधानी नहीं होती है। देखिए, ये याद रख लेना, कभी आपको पेपर में आ जाए तो याद रखना, रिक्सिया के आर्किगोनियम में बेंटर नहीं पाया जाता है, जबकि ये अन्य विकल्पों जैसे मार्सिलिया में पाया जाता है, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, इन सभी में क्या होता है, ये पाया जाता है। याद रखना, आर्चिगोनिया में बेंटर पाया जाता है इनके में, मार्सिलिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। ये किस में आएंगे जल्दी से बताओ मुझे, टेरिडोफाइटा में आएंगे या ब्रायोफाइटा में आएंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। स्त्रीधानी मादा जननांग है और प्रत्येक स्त्रीधानी का फ्लास्क के, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। जब आप मेरी क्लास देखोगे तो मैंने एक एक चीज़ के नोट्स बनवाए आप लोगों को। फ्लास्क जैसा भाग कौन सा है, मादा वाला, पुरुष वाला भाग कैसा है, गोल गोल ओवल जैसा। चलिए, 2 भागों में बांटा, एक ग्रीवा होती है, नेक ऊपर ऐसा वाला भाग होता है, और एक होता है अंडधानी। 2 भाग होते हैं। ग्रीवा ये लंबी वृत्त के समान, ये ऐसी संरचना है। इसके चारों ओर ग्रीवा कोशिकाओं की पंखुड़ियाँ, खड़ी पंक्तियाँ होती हैं और अंदर ग्रीवा नलिका कोशा होती है। ग्रीवा के शीर्ष भाग पर आवरण कोशिकाएं, कवर सेल पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा गहराई में स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, याद रखना। अंडधानी बेंटर, ये नीचे फूला हुआ भाग होता है, यह एक अंडधानी नलिका तथा एक अंडाणु होता है, मतलब इसमें एग होता है। तो लेकिन जो रिक्सिया होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये पहले से ही थैलस होता है, लेटा हुआ होता है। चलिए, आंसर आ चुके हैं सभी लोगों के, बहुत बढ़िया। चलिए,
यहाँ पर माही जी, सर मेरे पास बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व बुक में 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो बढ़िया, अब आप लगाना चालू कर दीजिए उसको, इंतज़ार मत कीजिए, जितना हो सके अब प्रैक्टिस करिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है, आपको इसका आंसर देना है। बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। मैंने अभी पूछा था, आधे से ज़्यादा लोगों ने ब्रायोफाइटा बताया था। मार्केंसिया किस में आएगा फिर? मार्केंसिया, मार्सिलिया तो आपने ब्रायोफाइटा में बताया। चलिए आंसर आना चालू होगा, बहुत बढ़िया। ब्रायोफाइटा कौन सा नहीं है? ब्रायोफाइटा कौन सा नहीं है? हमने देखा था ब्रायोफाइट कैसे आ जाएंगे, जिसमें काई वगैरह आ जाएगा। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने लिवर बर्ड पढ़े थे और हॉर्न बर्ड पढ़े थे, मॉसिस पढ़ा था, काई वगैरह। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? तो नहीं है में क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का? टेरिस यहाँ पर आंसर आ रहा है। बाकी फ्यूनेरिया मतलब मॉसिस आ जाएगा। पोरेला और पेलिया किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लिवर बर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये सब हमने ब्रायोफाइटा में पढ़े थे। टेरिस टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, टेरिस टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, याद रखना, ये आपको याद रखना है। चलिए एक बार दिखा देता हूँ, ये आप बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी आपको। टेरिस फैमिली टेरिडेसी के उपकुल टेरिडोफाइटा से संबंधित फर्न की एक लगभग 300 स्पीसीज़ की एक प्रजाति है। इसके सभी बीजाणु संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। ठीक है, बीजाणु समान होते हैं, इसीलिए टेरिस एक समलिंगी टेरिडोफाइट्स है। फ्यूनेरिया, पोरेला, पेलिया क्या है? ये ब्रायोफाइट है, जिसमें से फ्यूनेरिया किस वर्ग के अंदर आता है? मॉसेस के अंदर आएगा। पोरेला और पेलिया किसके अंदर आएंगे? लिवर बर्ड के अंदर आएंगे। और इसका नाम लिवर बर्ड क्यों रखा है ये भी मैंने आपको बताया था। हमने हॉर्नबिट भी पढ़ा था, हॉर्नबिट भी इसी के अंदर आता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प है कि आप टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए, आप बहुत सारे लोग ऑफिसर्स अकेडमी गए, वहाँ पर भी आपको कंटेंट नहीं मिला, तो आप सब लोग फिर लौट के यहाँ आए। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार विश्वास करिए, और ये 7509985404 पर हमसे एप्लीकेशन की लिंक लेके डाउनलोड करके कंटेंट देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तब आप बोलोगे कि हाँ वास्तव में बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। अनावृत बीजियों का भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक सामान्यता होता है। एम्ब्रियो यहां पर बोला जा रहा है, याद रखना। हाँ, प्लांट किंगडम का स्नेक भी बोला जाता है। देखो, हमने देखा था टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा उभयचर था, एम्फीबियन था, और स्नेक टेरिडोफाइटा था। चलिए, यहाँ पर समय होता है आप लोगों का समाप्त। आप देखो, जो अनावृत बीजी का मतलब होता है इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है ये युग्मनज बनने के पहले ही बन जाता है, इसीलिए ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। याद रखना, द्विगुणित नहीं है, गलत लगा हुआ है, अगुणित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये गलत लगा है, मैं चेंज करवा दूंगा। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? बार बार पूछा जाता है, भ्रूणपोष अगुणित होगा, अगुणित होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ध्यान से सुनना। यहां पर मैं इसमें देखो ये लिख के दिया है अगुणित होता है। यहां पर मैंने ये चित्र आपको पढ़ाया भी था पूरा। देखो, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है। पहले बनेगा। तो मान लो शुक्राणु है, इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 23। अंडाणु में कितने हैं? 23। तो ये अगुणित है, जब ये मिलेंगे तब द्विगुणित बनेंगे। तो इस प्रकार भ्रूणपोष कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। जबकि आवृत बीजी में ये ट्रिपल फ्यूजन, ये कितना प्यारा शब्द है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ट्रिपल फ्यूजन परिणाम स्वरूप निषेचन के बाद बनता है। इस प्रकार एक त्रिगुणित ऊतक होता है। त्रिगुणित क्यों? क्योंकि हमने देखा था बीच में 2 कोशिकाएं थी, इस प्रकार से 3 कोशिकाएं यहाँ पर थी, 3 कोशिकाएं नीचे थी, बीच में हमने देखा था कि पोलर कोशिकाएं थी। यहाँ निषेचन अलग हो रहा है, यहाँ एक सेल में अलग होता है, इसलिए द्विनिषेचन बोला जाता है। देखिए दोस्त, अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए। तो एक एक चीज़ हिंदी में पढ़ाइए, मैंने व्यवस्थित तरीके से इंग्लिश शब्दों को बताते हुए, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ाया था सर, बिल्कुल मेगा जी बोल रही हैं। तो एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है,
ऑफिसर एकेडमी पर तो मेरे पैसे डूब गए। अरे माही जी, आपने बहुत सारे स्टूडेंट 200-200 रुपये के कोर्स के चक्कर में फंस गए वहाँ पर, और बहुत सारे स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। देखो, टीचरों को ये भी सोचना चाहिए, आप रुपए ले रहे हो लेकिन 200 रुपये स्टूडेंट दे भी देगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उसको दे ही नहीं रहे चीज़ें और रुपए ले रहे हो, आप बार बार 10-10 क्लास पढ़ा के दिखा रहे हो, तो ये गलत होता है स्टूडेंट के साथ में। और उनके पैसे मायने नहीं रखते, उनका भविष्य मायने रखता है। एक बार अगर कम नंबर आते हैं तो वो बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, सब दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्वराज सिंह जी, आपका मैसेज तो हो रहा है 200 नहीं 999 में। ओ हो 999 रुपये में लिया था कोर्स और फिर भी नहीं पढ़ा रही, तो गलत बात है यार। 999 का था। अच्छा ले, बहुत सारे लोग अपने यहाँ आए, वहाँ से आने के बाद में देखिए गलत कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं, इसका फल मिल जाएगा आगे चल। कभी कोई सक्सेस नहीं होता ऐसे लूट के लोगों को। चलिए, गुड इवनिंग सोहित कुमार जी, स्वागत है आपका। जल्दी से आंसर दो, समय निकल रहा है भाई। ओ हो आज का समय हो गया, बहुत टाइम हो गया एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन में ही। क्रोकस सटाइवस के पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो क्रोकस सटाइवस का मतलब होता है, आप सभी को पता है, केसर। तो याद रखना, केसर के वर्तिका और वर्तिकाग्र वाला भाग में परसों से चालू करूंगा। पीजीटी 23 क्लास में क्लियर। ओ हो 23 क्लास ही पढ़ाई है पीजीटी में पूरे में, और 999 रुपये ले लिए। अपने में 300 प्लस क्लासेस तो वैसे ही हमने डाल के रखी हुई हैं उसमें, अगर आप जाके चेक करोगे। बॉटनी का पेपर है तो बॉटनी में जीएस पढ़ा के क्या करोगे? टीजीटी में आप जाओगे तो हमारे बॉटनी के अलावा भी आपको 300 प्लस क्लासेस मिलेंगी और लाइव क्लास चलेंगी। अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये जल्दी से देख लो, बातों मत लगा, मुझे जाना है। वर्तिका एवं वर्तिका, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो देखो देखो देखो, ये कितना सुंदर फूल दिख रहा है भाई साहब, सबसे महंगा मसाला है ये। देखो ये हम पढ़ेंगे, ये जो वर्तिका वाला भाग है तो इनसे ये पुंकेसर, स्त्री केसर वाले जो भाग इन कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्तिका वाला भाग जो स्टिग्मा वाला भाग है, मादा वाला भाग होता है। वर्तिका वर्तिकाग्र मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, याद रखना। वर्तिकाग्र आगे वाला तो मादा वाला भाग। तो केसर क्रोकस सटाइवस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त और वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर वर्तिकाग्र के लाल सिरे से प्राप्त होता है, ये लाल सिरे से। ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला है ये। पेपर में आए तो फल मत लगा देना। केसर का स्वाद और आयोडोफॉर्म जैसी या घास जैसी सुगंध, फाइटोकेमिकल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मसाले में सुगंध कैसे आती है। फाइटोकेमिकल्स पिक्रोसिन और सेफ्रेनल से उत्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। सेफ्रॉन बोला जाता है ना उसे, सेफ्रॉन, ये हम पढ़ाएंगे आगे। कश्मीर में मिलता है और कश्मीर के अंदर भी ग्रीवा घाटी में मिलता है। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है। ग्रीवा घाटी क्या होती है? दो पर्वतों के बीच में जब मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उससे जो घाटी का निर्माण होता है उसे ग्रीवा घाटी बोलते हैं। पता हो जाए। ओहो, इतने सारे पेपरों में आया है। चाय के पौधे के शीर्ष कलिकाओं को सामान्यतः क्या कहते हैं? समय निकल रहा है। चलिए, सोहित कुमार जी का क्या क्वेश्चन है बताइए, बताओ, पूछो जल्दी से, क्या पूछना है आपको? जल्दी जल्दी से आंसर दो। 9 बजे वाली क्लास मिस मत करना सभी लोग। 9 बजे वाली क्लास। नीलम जी का आंसर आ गया, सोनी कुमारी जी का आंसर आ चुका है, सांगवी जी का आंसर है, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, चाय के पौधे की शीर्ष कलिकाओं को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद रखना सर, बॉटनी में, बिहार में बॉटनी की वैकेंसी आई है। अरे वो ही तो पढ़ा रहे हैं, बिहार बॉटनी ही पढ़ा रहे हैं। कहाँ थे आप? बिहार में टीजीटी की, बीजीटी की, दोनों की वैकेंसी आई है। 4.2 करके बहुत सारे पद हैं, उसी का सिलेबस चल रहा है। आप कोई भी कहीं भी चले जाइए, इतने अच्छे से टू द पॉइंट कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, सरल भाषा में कोई नहीं देगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है और मात्र 499 में 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। 3.0 तो कवर हो रहा है, 4.0 भी कवर हो रहा है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं जानकारी या एप्लीकेशन चाहते हैं, हमारा कोर्स इनरोल कराना चाहते हैं, तो आप 7509985404 ये जो नंबर लिखा है इस पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ें मिल रही, PDF प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो अब आपके ऊपर है, आप पढ़ो ना पढ़ो आपके ऊपर है। तो भैया गोल्डन बर्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं? चाय की पत्ती की जो शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं उन्हें गोल्डन बर्ड बोलते हैं। अगर पेपर में नहीं पता होता तो गलत लगा के आते आप लोग। चलिए, चाय की पत्ती की बगल की शाखाओं पर लगने वाली कलियों को स्वर्ण कली कहते हैं। ये स्वर्ण कली तोड़ी जाती है ऊपर से, है ना, पूरा पत्ता चाय का नहीं बना दिया जाता। शीर्ष पर लगने वाली कलियों को अक्षीय कली कहते हैं। इसके विकास में जिस पौधे की वृद्धि होगी, अक्षीय व अक्षीय मतलब हमने पढ़ा था एपिकल वाला पार्ट होता है, कलियों के निर्माण में योगदान होता है। तो आप तो ऊपर वाली याद रखो, जो तोड़ी जाती है उसे गोल्डन लीव्स बोला जाता है। चलिए, आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन आप सभी के लोगों के सामने में रख देता हूं। द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। द्विनिषेचन की घटना को सर्वप्रथम किसने देखा था, और ये द्विनिषेचन क्या होता है, इस पे मैं कल आपको चर्चा करूंगा। और मैंने पूरा द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त ध्यान दीजिए, आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिल जाएगा हमारे बिहार पीजीटी बॉटनी में। और याद रखना, ये मात्र 499 में मिल रहा है। अगर आप पीजीटी के साथ टीजीटी भी देना चाहते हैं तो ये टीजीटी में कंप्लीट साइंस मिल रहा है। इसमें आपको पीजीटी की बॉटनी भी मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में जीएस वाला पोर्शन। कम से कम 400 प्लस वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली 3 क्लास लाइव रहती हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। जुड़ना मत भूलिए। चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ सांघवी जी, बिल्कुल आपकी तरह। चलिए, साइंस कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है 499 में हर एग्जाम के लिए। सर यूपी बॉटनी, यूपी बायोलॉजी की ग्रेड का वॉच है। अच्छा बैच, आप ध्यान देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है कंप्लीट, तो हमारा जो साइंस वाला कोर्स है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप एक बार एनरोल करके देखिए, आप अंदर जाके देखिए, इतना कंटेंट मिल रहा है कि आप एक कोर्स में सभी एग्जामों की तैयारी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, लोग साइंस में सिर्फ साइंस समझ के रह जाते हैं, लेकिन साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और तमाम चीज़ें भी आपको भरकर दे दी हैं उन्होंने। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और मैं सब इस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ मात्र 499 में। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी आपकी। और जीएस तो मिल ही रहा है, बॉटनी भी आपको मिल रहा है, ये बुक आपको मिल रही है। और मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वाले, संविदा शिक्षक वाले बिल्कुल जुड़ सकते हैं। साइंस जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए भी 499 में ही सब चीज़ें मिल रही हैं। अब आप बोलोगे सर इसको लें कैसे, खरीदें कहाँ से? तो खरीदने के लिए ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, दिक्कत आए तो। आप घबराओ मत, बिल्कुल 7509985404 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल याद रखना। और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि कभी कभी जिम विम में चले जाते हैं घूमने फिरने थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर बिजी हो जाते हैं। बाकी तो आप सब लोग सर इकोलॉजी पीजीटी लेवल पढ़ा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जो इकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, अब उसमें जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, मैं जल्दी चालू करने वाला हूँ। हमारा एक बार ये बॉटनी वाला कवर हो जाए, मैं इसको जल्दी कवर कर देता हूँ पूरा का पूरा। जूलॉजी की क्लासेस होना है। हाँ, जूलॉजी की देखो उस पर जो चल रहा है, जूलॉजी में आता क्या है आपको पता है? जूलॉजी में फिजियोलॉजी आता है, जंतु जगत आता है पूरा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आएगा, कोशिका पढ़ना पड़ेगा आपको, वो अलग से हमने ऐड कर रखा है। ऊतक पढ़ना पड़ेगा, सेल डिवीजन। उसके बाद में आपको पोषण के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, यही जूलॉजी के अंतर्गत आता है जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं शाम को कराऊंगा, 9 बजे मिलते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सबका नाम घूमता ही मिलेगा। और इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अपलोड होने के बाद में यूट्यूब पर मैं चेक करूंगा आंसर, और कल यहीं से क्लास चालू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईमानदारी से। 9 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल कवर कर देंगे उसमें राम भास्कर जी। इसके बाद पूरा डिटेल में चलती रहेगी आपकी क्लास, हम बंद नहीं करेंगे।